हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका निर्माणवाद की शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जो है बाल विकास एवं संप्रेषण शिक्षण शास्त्र का जो है 30 क्वेश्चन देखेंगे इसमें, और इसमें सीटेट में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब है आपको किस प्रकार से जो है आप प्रश्नों की भाषा को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए वन बाई वन करके हम देखते हैं। आज के सेगमेंट में देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन हो जाएगा इसमें आमूल तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ऑप्शन डी है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो आप लोग आंसर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। इसमें आपका सही हो जाएगा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। देखो, इसमें हम बताते चलें साथ ही साथ कि पियाजे महोदय ने जो है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित 4 स्टेज बताए थे, जिसमें आपका पहला स्टेज हो जाएगा संवेदी पेशी अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। इसमें बालक जो है अपने इंद्रियों के माध्यम से जो है सीखता है। इसमें बालक क्या करता है कि जब वो अपनी संवेदी पेशी अवस्था में होता है तो उसमें किसी वस्तु को छूकर उसके बाद में अपने हाथ पाँव की उंगलियों को मुंह में डालता है, कोई वस्तु पकड़ पाता है तो उसको अपने मुंह में डाल लेता है। इस प्रकार की इंद्रियों के माध्यम से जो है सीखता है। दूसरी अवस्था बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक। इसमें बालक आत्म केंद्रित होकर सीखता है। तीसरी अवस्था बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष, जिसमें बोध एवं तर्क के माध्यम से बच्चा सीखता है। चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें 11 से 15 वर्ष तक उम्र दिया था इन्होंने, और चिंतन और वास्तविक एवं अमूर्त रूप से बच्चा इसमें सीखता है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे अधिक गहन जटिल सामाजिकरण किस अवस्था में होता है। ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान। ऑप्शन सी है व्यक्ति के पूरे जीवन में। ऑप्शन डी है किशोरावस्था के दौरान। तो इसमें आप बताइएगा कि गहन और जटिल सामाजिकरण कब होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकता को डॉट सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन है गत्यात्मकता, स्थिर, प्राथमिक या गौड़। तो इसमें आप लोग बताएंगे कौन सा सही होगा। चलिए फटाफट बताइए। तो इसमें आपका स्थिर हो जाएगा। आनुवांशिकता क्या होती है, सामाजिक संरचना के माध्यम से क्या होती है, ये स्थिर होती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से वंशानुक्रम एवं आनुवंशिक का गुण प्राप्त होता है, जो कि क्या होता है, अस्थायी होता है। इसमें वातावरण प्रभाव से इनके गुणों में जो है इनको दिशा एवं दशा दोनों मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सीखने का वह ज्ञान, क्वेश्चन नंबर 4 है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबद्ध है। व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर बी है संरचनावादी, ऑप्शन नंबर सी है संज्ञानवादी, डी ऑप्शन है विकासवादी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, व्यवहारवादी। सीखने का सिद्धांत किससे संबंधित है, व्यवहार से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता, ये जो शब्द आता है नहीं, इसमें जो है आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जो नहीं वाला कीवर्ड आता है इसमें कोई 3 ऑप्शन सही होता है, चौथा इसमें रॉन्ग होता है, तो उसी को हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर 1, समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थी की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, परिघटना और अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थी को कहना, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो इसमें आप लोग बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें देखो एक ट्रिक हम बता देते हैं कि इसमें हम नेगेटिव वाले जो ऑप्शन होते हैं कुछ, उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, इसमें जैसे पहले में है समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए, तो सादृश्यता हम बच्चों के साथ में स्थापित नहीं करेंगे। विद्यार्थियों को इसमें जो है ये वाला भी सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने, यहाँ आ गया याद करने,
हम रटने पर बिल्कुल बल नहीं देते हैं बच्चों पर घटना और अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। बहुत सही। इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने तो उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ये जो है आगमन विधि के माध्यम से जो है बच्चों को सिखाना। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। लेकिन चौथा क्या है आपका, ये ऑप्शन गलत है, इसलिए यही ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, फटाफट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। एक बार सही क्वेश्चन यहाँ पर फिर आया, सब सही नहीं है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, एकदम सही है। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। वे हमेशा सफल होते हैं, मैं भी कह नहीं सकते। उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे हर प्रकार से आंतरिक रूप से अगर अप्रेरित हैं तो वो कार्य करते समय हमेशा सफल ही होंगे। तो इसलिए ऑप्शन आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही गलत है। चलिए, इसमें नहीं पूछा था। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 7 नंबर, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या नहीं करना चाहिए आप बताइए। नहीं वाला क्वेश्चन फिर आ गया इसमें। तो क्या नहीं करना चाहिए बच्चे को, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, विशेष गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है, बच्चे को चुनौती भरा कार्य नहीं देना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही गलत पूछा था। इसमें नहीं वाले प्रश्न ज़्यादा आते हैं, हम इसमें जो है वही प्रश्न शामिल किए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर अपना चलो 8 नंबर देखते हैं। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, ऑप्शन नंबर 3 है वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, ऑप्शन नंबर डी है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ये जो है पठन कठिनाई का लक्षण नहीं है। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर, शिक्षार्थियों को आत्मनियम की ओर संकेत करता है। आत्मनियम की ओर, ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, स्व अनुशासन और नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताइए। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, मतलब बच्चे जो है स्वयं से सीख सकें। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन है व्यवहार का अध्ययन सीखना है, अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, ऑप्शन नंबर डी है सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्शन व्यवहार का अध्ययन सीखना है, 10वां नंबर है व्यवहार का अध्ययन सीखना है, अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, अनलर्निंग ये तो भाई कोई सीखने का हिस्सा है नहीं, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार के मध्यस्थता चलती है, ये मध्यस्थता नहीं, ये जो है सीखने की प्रक्रिया जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटती है, ये भी आपका नहीं होगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10वां में कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11वां हम लोग देखते हैं। सिद्धांत के रूप में रचनावाद अब किसको कहा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण करने द्वारा जांच करने पर बल देता है, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है, ऑप्शन डी है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा कि सिद्धांत जो है रचनावाद पर काम करता है, रचनावादी जो आपके लोग हैं मनोवैज्ञानिक हैं वो दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, ऑप्शन देखते हैं, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हो, कोई ज़रूरी नहीं है। पार्श्वल लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ड्राइंग पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। बहुत बुद्धिमान है। बहुत बुद्धिमान है तो चलो अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 12 में कौन सा होगा? बी। पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अंतर है। जो अपनी समस्या का समाधान कर सके वही बालक क्या है? अच्छा है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डॉट डॉट का हिस्सा है। अवधारणा, ऑप्शन नंबर 1 है शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास। तो इसमें अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से जो है आपके बौद्धिक विकास से जो है संबंधित है। ठीक है, किससे? बौद्धिक विकास से संबंधित है। इसमें जो है बच्चा किसी भी अवधारणा को सोचने के लिए जो है उसको अपने मस्तिष्क में एक प्रकार की छवि बनानी पड़ती है, जिसके बारे में जो है वो अपनी सोच समझकर अवधारणा को प्रकट कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में डॉट में भिन्न होते हैं। विकास क्रम में सभी विद्यार्थी का विकास तो एक जैसे होता है भाई। विकास की सामान्य क्षमता, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, विकास की दर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर विकास की दर जो है विद्यार्थी एक दूसरे से, क्योंकि किसी का देखो क्रम तो एक जैसे होता है, क्योंकि बालक पहले बड़ा होता है, फिर उसके बाद में जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो चीज़ों को सीखता जाता है। ठीक है, बचपनावस्था या बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इस प्रकार की जो उसका जो है एक स्टेज के बाद में दूसरा स्टेज आता है। लेकिन विकास की दर क्या होती है? इसमें भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन है। अब बताइए कैसा कथन है? 15 नंबर है आपका कि सही है। ऑप्शन नंबर 1 है सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तो शारीरिक विकास पहले स्थान पर तो नहीं आता है इसमें, इसलिए आपका ये गलत होगा। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होते हैं। गलत है। आपको गलत वाले ऑप्शन को पहले ही गलत कर देना है, क्योंकि ये जो है ऑप्शन आपका सही पूछ रहा है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? देखो, जब हम लोग बचपन में देखते थे कि बालक छोटा होता है तो कोई खिलौना लाते थे खरीद कर, तो वो मम्मी पापा लाते थे तो उसको हम लोग तोड़ तोड़ के जो है उसको देखने लगते थे, मिस्त्री बन जाते थे कि इसको किस प्रकार से जो है बना हुआ है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 है उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर बच्चा कोई गलत कार्य कर रहा है उसको तुरंत उसको वहीं पर डांट देंगे हम, तो उसकी जो सोचने समझने की क्षमता है वहीं पर अवरुद्ध हो जाएगी। तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। इरफान को खिलौने से कभी नहीं खेलने देंगे। ऐसा नहीं है, छोटे बच्चे जितना भी खिलौने से खेलेंगे उनका जो मानसिक प्रवृत्ति है उतना ही बढ़ेगा। उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। इससे बच्चा क्या हो जाएगा? इससे बच्चा दब्बू हो जाएगा। तो इसलिए आपका हमेशा देखो 1 से 5 तक का जो बालक होता है उसको हमेशा प्रोत्साहित करना सही दिशा में लगाना। तो इस प्रकार से जो है बच्चे को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षा की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए और यह औचित्य स्थापित करने में। बी नंबर ऑप्शन है शिक्षार्थी की भिन्न अध्ययन शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। सी नंबर ऑप्शन है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। डी है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो ना हम बच्चे का यहाँ सामाजिक स्तर पहचानेंगे ना आर्थिक स्तर को पहचानेंगे, हम विद्यार्थी को का जो है अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा और किस प्रकार से सीखा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 18 नंबर, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि सभी ऑप्शन नंबर 1 है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। अभी देखते हैं ऑप्शन।
कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सी नंबर सही हो जाएगा। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चे की योग्यता क्या है, किस प्रकार का उसको वातावरण मिला, किस प्रकार की उसकी मानसिकता है, अनुवांशिकता है, उसकी रुचि किस में है, क्या सीखने में, किसी की डॉक्टर बनने में, किसी की वकील बनने में, किसी की इंजीनियर बनने में। तो अलग अलग बालक जो है अलग अलग प्रतिभा के साथ में जन्म लेते हैं। 19 नंबर है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह किस प्रकार का कथन है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, सही हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पहले रॉन्ग हो जाएंगे। इसमें बी नंबर देखते हैं, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। तो ये पूरी तरह से जो है आपका गलत ऑप्शन है, ये बुद्धि के पक्षों के लिए सही नहीं है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, क्योंकि हमें समाज में क्या होता है, महिलाओं को एक प्रकार का टैग दे दिया जाता है कि ये कार्य जो है केवल महिलाएं ही कर सकती हैं, या ये कार्य जो है केवल पुरुष ही कर सकते हैं, इसको महिलाएं नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए इसको जो है लैंगिक पूर्वाग्रह जो है हम जेंडर बायसनेस के नाम से जानते हैं। ठीक है। 20 नंबर है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। तो यह किसके लिए संकेत करता है, आप लोग बताएंगे? ऑप्शन नंबर 1 है, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन, आकलन के लिए सीखना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसमें हम जो है सीखने का आकलन करते हैं, बच्चे के सीखने का आकलन करते हैं कि बच्चा जो है कितना सीखा, किस प्रकार से सीखा। इसको प्रायोगिक रूप में या व्यवहारिक रूप में हम उसको ज्ञान देकर उसके विषय में चर्चा करके या आगे हम देखते हैं कि विद्यार्थी ने कितना सीखा, इसमें त्रुटि का पता लगाकर जो है उसमें हम सुधारने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सीखने का आकलन। चलिए अगला देख लेते हैं। 21 नंबर, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं को आप गोला करेंगे। इसमें देखेंगे सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, अनुक्रमिकता, निरंतरता। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर प्रतिवर्ती सही हो जाएगा। 21 का कौन सा होगा? बी। 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्या है? निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य डॉट डॉट में निःशक्त बच्चों के शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। इसमें मुक्त विद्यालयों में, ब्लाइंड रिलीफ एजुकेशन के विद्यालयों, नियमित विद्यालयों, विशेष विद्यालयों में। तो इसमें आपका 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नियमित विद्यालयों में जो है बच्चों को क्या होगा, समय की शिक्षा के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना का है उद्देश्य दिया गया है, और इसमें हम निःशक्त बच्चों को जो है शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि वे जो है ताकि वे जो है नियमित रूप से विद्यालय में आ सकें एवं सीख सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? इनमें सही बताना है, आपका सटीक आंसर देना है। ऑप्शन नंबर 1, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। 23 का आप देख रहे हैं, प्रभावित नहीं होता। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। इसमें सही लग रहा है, लेकिन हम लोग जो सटीक आंसर होगा उस पर टिक करेंगे। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों या संकेत करती हैं कि किसी तरह सीखना नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं, सीखना तो हुआ है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सकारात्मक यहाँ आ गया, ये ऑप्शन इसमें जो है सबसे उचित आंसर है। ठीक है, चलिए 24 नंबर देख लेते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, शिक्षा सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटि निकालना, शिक्षार्थी की उपलब्धि मापना। तो ये ऑप्शन एकदम रॉन्ग हो जाएगा दोनों। आपका यह ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। इसमें है यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। इसलिए हम मूल्यांकन नहीं करते हैं कि विद्यार्थी को जो है इस कक्षा से हम पास करके अगली कक्षा में भेज देंगे। इसमें क्या होता है कि हम मूल्यांकन इसलिए करते हैं कि किस प्रकार से विद्यार्थी सीखा और उसमें कमी क्या है, उसकी कमी को देखकर उसके बाद में हम जो है उसके निदान के बारे में, उपचार के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में विद्यार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन नंबर है आपका, ऑप्शन नंबर है इसमें चलिए
ऑप्शन नंबर ए है पूर्व पाठों को दोहराने का या एक प्रभावी तरीका है। ऑप्शन नंबर बी है यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। ऑप्शन नंबर सी है यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। ऑप्शन डी है नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ने को समृद्ध बनाता है। तो इसमें 23 में जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 23 में ये क्वेश्चन नंबर 25 है, तो 25 में आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो पूर्व में सीख चुके हैं उसको जो है नई जानकारी से जोड़ने में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 26। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। क्रिएटिविटी आंसर्स के लिए क्या आवश्यक है? इसमें मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा एकदम गलत हो जाएगा आपका। इसमें बच्चा जो है अपना जो आंसर है उसको नहीं बता पाएगा। प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, तो इसमें आपका मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, जैसे इसमें क्या होगा कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछने से बच्चे की क्या होता है कि पुनरावृत्ति होता है एवं वो स्वतंत्र रूप से जो है सीख पाता है किसी चीज़ को। चलिए अगला देख 27 नंबर। शिक्षार्थियों को डांट डांट के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किसके लिए नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, ऐसा नहीं है। शिक्षक ये सही हो सकता है। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में, या तो हम रटन विद्या पर हम बल नहीं देते हैं। कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना, ये भी सही है। ये भी सही है आपका। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने, जिससे बालक जो है एक दूसरे से प्रभावी ढंग से सीख सकता है। तो इसलिए आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गलत है, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि बच्चे को रटन विद्या पर जोर नहीं देना है। चलिए अगला देख लेते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? इसमें नहीं बताना है कौन सा गलत है। तो इसमें आपका 28 नंबर में ऑप्शन नंबर 1 है सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्तकार, मौखिक प्रश्न। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? दत्तकार। ये जो है रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 29 नंबर। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उसके निदान के बाद क्या होना चाहिए? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आप लोग स्वयं बता सकते हैं। इसमें समुचित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। चलिए आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु शिक्षा की योग्यता की चुनौती के रूप में, विद्यार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए सहायक कारक के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो आप इसमें चुनौती देख लेंगे, इसमें चुनौती गलत हो जाएगा। इसमें जटिल, विद्यालय जीवन को जटिल अनुभव के रूप में, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाधा के रूप में, ये भी गलत हो जाएगा। आपका एक ही ऑप्शन बनता है डी। इसमें देखो सीटेट में क्या होता है कि ये टीटेट यूपी टेट से इसलिए अलग होता है कि इसमें आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और यूपी टेट में क्या होता है? कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि जब विद्यार्थी एग्ज़ाम में जाता है तो वो क्या करता है, क्वेश्चन पेपर मिलते ही जो है उसमें पढ़ना शुरू कर देता है और सॉल्व करना। तो इसमें होता है कि बच्चे अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो इनको जो है प्रश्नों की भाषा को समझने में दिक्कत आती है, और वो जो है नहीं वाले ऑप्शन को जो है ध्यान नहीं देते हैं, ऑप्शन को सही टिक कर देते हैं। तो इसलिए आपको सीटेट की परीक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाए, और जो अभी तक तैयारी किए हैं उसको ये प्रैक्टिस के माध्यम से हम अपने आप को देख पाएँ कि कितने क्वेश्चन हमारे 30 में सही जा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे तो आने वाले CTET की परीक्षा के लिए जो है आप एकदम तैयार हो जाएंगे। चलिए अगला हम देखेंगे कल के लिए। कल हम 30 क्वेश्चन लाएंगे बाल विकास एवं संप्रेषण शिक्षण शास्त्र का। ठीक है, तो इसी के साथ में हम लोग आज यहीं पर बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।